हमारे सोचने का जो नज़रिया होता है वो हमारा समाज देता है। शिक्षा लेना सभी चाहते हैं, परंतु उसका अभी 2017 के बाद से तो मैंने हाथ ही जोड़ लिए कि नहीं बस अब हो गया, अब नहीं करना है। ये सर कहानी एक सूरज की नहीं है, लाखों सूरजों की कहानी है। बस क्या है कि उनको मौका नहीं मिल पा रहा है कि इस मंच पे आने का। यूँ तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में जितनी रैंक्स होती हैं, हर रैंक अपने साथ एक स्टोरी कैरी करती है। लेकिन आज हम जिस स्टोरी के साथ आपके सामने हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। क्योंकि आज हम आपके साथ मुलाकात करवाने वाले हैं सूरज तिवारी जी की, जिन्होंने यूपीएससी 2022 के फाइनल रिजल्ट में 917 रैंक अवेल की है। कैटेगरी में ये सेकंड रैंक है। इसका मतलब कि वो प्रॉपर आईएएस अवेल करने वाले हैं। उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक एबिलिटी के साथ एग्जाम को क्रैक करते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो सबसे पहले सूरज जी, आपको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, सूरज जी, कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी रही है, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं। कहा जाता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन एक इंडिविजुअल प्रिपरेशन होती है और इसमें जो भी इश्यूज होते हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते हैं। जी, आपके जो चैलेंजेस थे वो जी, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा अलग थे। जी। तो आप कैसे बताना चाहेंगे कि जो एस्पिरेंट्स हैं, वो जो चैलेंजेस फेस करते हैं प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, उन्हें कैसे ओवरकम करें? और आपकी यूपीएससी जर्नी कैसे रही? कब स्टार्ट हुई? आपने कब ये सोचा कि आपको यूपीएससी की फील्ड में जाना है? कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए और उन्हें कैसे ओवरकम किया? जी, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम और मेरी कहानी सभी को पता है कि अ, मेरा जन्म मोहल्ला घर नाजपुर कुरौली मैनपुरी में हुआ है। मेरा स्कूलिंग जो है 8वीं तक महर्षि परशुराम पब्लिक स्कूल में हुआ है और 9th से लेकर 12th तक मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के SBRL सीनियर सेकेंडरी पब्लिक अकेडमी से अपना 12वीं तक पढ़ाई किया है सीबीएसई बोर्ड से। लेकिन उस समय कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे और कुछ और भी प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया और मैं सीबीएसई बोर्ड में सर फेल हो गया। मतलब बहुत से बच्चे मैंने देखे जो अच्छा, ये कौन-सा स्टैंडर्ड था जिसमें आपको ये फेल्योर फेस करना था? मैं 12th में फेल हुआ था। अच्छा, 12th में? 12th के फाइनल एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में अ, मेरे मार्क्स जो थे मतलब जनरली होता है कि बच्चे जो हैं एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, 2 में फेल होते हैं। लेकिन मैं जो था, एक सब्जेक्ट में पास था, बाकी सब में फेल था। ये वो मिथ बर्स्ट करने वाली बात है जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि आईएएस टॉपर्स बनते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में पास था तो वो फिज़िकल एजुकेशन वाला होता है, तो उसमें मैं पास था क्योंकि मैं खूब खाता-पीता रहता था, तो उसमें तो पास हो गया, बाकी सब में फेल हो गया। तो मैंने फिर 2014 में अपने यूपी बोर्ड से स्वामी संपूर्णानंद इंटर कॉलेज आरामसराय महादेव से मैंने अपनी 12वीं 72% नंबर से कंप्लीट की। फिर जीवन में चैलेंजेस थे लेकिन ज़्यादा बड़ा कभी सोच ही नहीं पाए क्योंकि हमारे सोचने का जो नज़रिया होता है वो हमारा समाज देता है कि हमारे समाज में क्या चीज़ नहीं है और हमको बच्चों को क्या देना है, बच्चों को क्या चाहिए। हमारे जो समाज है, हम जिस भी विचारधारा के हो, हम सबकी विचारधारा हमें यही बताती है कि हम आगे बढ़ें। हम जो समान सोच है उसको लेके चलें, हम इंसानियत की बात करें, हम यही सब समाज जो है हमें संस्कार के रूप में जिनको हम संस्कार बोलते हैं कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो मेरे सामने भी यही सारी दिक्कतें थी और समाज में थी चीज़ें, शिक्षा थी, स्वास्थ्य था, लेकिन एक बड़ी सोच होती है, ये शायद उस समय मेरे समाज द्वारा मुझे नहीं मिली। तो सोच बड़ा नहीं पाए, छोटे सपने थे कि हाँ, अब कुछ करेंगे, चाहे मुंबई जाएँ या दिल्ली जाएँ, जॉब करना है प्राइवेट और अर्निंग करनी है और अपनी लाइफ़ को जीना है। एक छोटा-सा घर बना लेंगे और कार खरीद लेंगे एक छोटी-सी और रहेंगे आराम से। यही सपने होते जो हैं। एक कॉमन मैन के सपने होते हाँ, हैं इन जनरल। बिल्कुल। तो और मैं उसको इसके लिए मैंने कई जगह विज़िट भी किया। मैंने करीब 1 साल अपना दमन दीव में बिताया है। वहाँ मैंने जॉब किया।
वहाँ आप किस ईयर में गए थे दमन एंड दीव? ये मेरा 2015 में जाना हुआ अच्छा, था। 2015। हाँ, तो 2015 में मैं दमन दीव में था, तो करीब 8-9 महीने करीब मैं दमन दीव में रहा। तो वहाँ से मैं फिर मुंबई भी घूमने गया अच्छा। और मुंबई घूमा। आने के बाद मैं मुंबई से वापस आया, फिर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। फिर मैं वापस चला आया घर, और घर आने के बाद मैं अब घर आए थे, यहाँ तो नौकरी है नहीं और टैलेंट भी नहीं है, स्किल भी नहीं है कुछ भी कि हाँ कुछ स्पेसिफिक काम कर पाए। एक टीचिंग ऐसा जो है, जो कि आप भी एक टीचर हैं, आप जानते हैं कि शिक्षा जो है लेना सभी शिक्षा लेना सभी चाहते हैं, परंतु उसका आउटकम कुछ नहीं देना चाहते। हर कोई चाहता है कि हाँ मेरे बच्चे को अच्छा शिक्षक आके शिक्षा दे, लेकिन क्या शिक्षक को जो शिक्षा वो दे रहा है उसका वेतन मिल पा रहा है? जो मैं रियल देखा हूँ, मैंने टीचिंग भी की है। टीचिंग वाला ये पार्ट आपने किस साल ये किया था? टीचिंग वाला पार्ट दमन द्वीप से आने के बाद में अच्छा, फिर 2015 फिर मैंने 2015 में एक स्कूल है हमारे ही कुरावली में, वो उसको मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ पे करीब मैंने 6 महीने बच्चों को पढ़ाया और उसके साथ साथ मैंने बच्चों को होम ट्यूशन भी देना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ ही मैंने ये जो कर्म कांड जो चलता है, मैं है तो मेरा नाम सूरज तिवारी है, तो लोग जो पुरोहित का काम हाँ होता है। हाँ वो भी उसका भी मुझे थोड़ा सा ज्ञान मैंने लिया। तो शादी विवाह करवा देते हैं हम? हाँ हाँ पहले मतलब अभी 2017 के बाद से तो मैंने हाथ ही जोड़ लिया कि नहीं बस अब हो गया, अब नहीं करना है। तो स्किल आपने सीखी लेकिन। हाँ, वो मुझे काम अच्छा था, क्षेत्र में काफ़ी लोग मुझे जानते थे और बहुत से लोग जानते थे, क्या बहुत से लोग जानते हैं और बहुत ज़्यादा लोग अब जानते तो हैं। और ज़्यादा जानते हैं। तो क्षेत्र में काफ़ी सम्मान भी था मेरा, लोगों का बहुत प्यार था। लेकिन फिर वही है कि एक काम किया और देखा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्योंकि जो ज़रूरतें थी वो नहीं पूरी हो पा रही थी कि ज़रूरतें, जैसे कि अब घर बनाना है या फिर एक अच्छी नौकरी है या एक अच्छी सैलरी है, वहाँ भी हम इनकम तो कर रहे हैं लेकिन जो खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अब ये काम भी ऐसा है, स्कूलिंग भी, स्कूल में भी सैलरी बहुत कम है। मैंने जिस समय स्कूल में पढ़ाया था तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे 1100 रुपये पर मंथ पे रखा हुआ था। 2016 की बात में कर रहा हूँ। 2016 मतलब ये काफ़ी लो सैलरी है, हाँ लेकिन विलेजेस में कॉमन सैलरी है जो हाँ, गाँवों में तो स्कूल्स में दी मुझे जाती है। उन्होंने 1100 रुपये पर रखा हुआ था और तो इधर भी पैसे कम थे और फिर ये जो कार्य मैंने सीखा था पूजा पाठ करवाने वाला, तो ये भी अब पूरा साल तो चलता नहीं ना, कभी कभी शादी का सीजन आता है तो अच्छा हो गया, कभी नहीं आया तो अब कुछ आ ही नहीं रहा है। 15 दिन से घर पे बैठे हुए हैं, है ना। अब खर्चे भी हैं, फैमिली भी है, सब कुछ है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब इससे काम से गुजारा परमानेंट वाला नहीं चलेगा। तो मैं फिर दिल्ली जॉब करने आ गया 2016 में ही। थोड़ा टाइम फ्रेम ऐसा ही है, तो 2016 में मैं दिल्ली आया और दिल्ली आके फिर मैंने यहाँ पे भी जॉब किया। यहाँ पे मैं जॉब में ही था जिस समय मैं घर जा रहा था। 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इसमें मेरे दोनों पैर मैंने खो दिए, दोनों हाथ मेरे चले गए और सब कुछ एकदम सा बिखर सा गया अचानक से। मन में हौसला था कि कम से कम जो हो गया वो हो गया। मैं हमेशा से एक ही बात को ध्यान में रखता हूँ कि जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब क्या होगा ये मैं सोचूंगा कि अब आगे क्या होगा, और आगे वही होगा जो मैं सोचूंगा। इस स्पिरिट के साथ इस स्पिरिट के साथ साथ में मैं था। मेरे साथ में मेरा बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था, पिताजी थे, माँ थी, एक बहन है, मतलब अभी सब लोग हैं। एक बड़ा भाई ही नहीं है, वो एक्सपायर हो गया मई में। जी। तो अप्रैल में मुझे जेएनयू के बारे में पता लगा कि जेएनयू जैसा एक संस्थान है जहाँ पर अ, हर एक व्यक्ति अपनी हर वो एक अच्छी सोच को कामयाब बना सकता है जो उसने सच्चे मन से अपने अंदर बैठाई। मेरे सामने जेएनयू ही एक रास्ता था सर। मैं
17 और 19 मई को जेएनयू का पहला एंट्रेंस दे के घर गया। घर जाने के कुछ दिन बाद मेरा भाई ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ एम्स में। उनको भी स्टोन था, तो काफ़ी दर्द होता था उनको। वो तो मना कर रहे थे उस टाइम पे कि नहीं अब करवाना, अब क्या करेंगे ज़िंदा रह के। और क्योंकि शायद आज मैं समझ पा रहा हूँ उन चीज़ों को। मैं समझता हूँ कि उस समय मेरे पिताजी ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, वो 8वीं पास हैं। तो मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने एक 8वीं पास की हो, जिसको शिक्षा ठीक तरीके से नहीं मिल पाई हो, और उसने सिर्फ अपनी मेहनत और दम के चलते अपना एक घर बनाया, अपना एक परिवार बनाया, अपना एक बच्चे बनाए। और एक बच्चा जो कि अब तो है ही नहीं, एक दूसरा है जो है और नहीं है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक जो नहीं रहता है वो नहीं रहता है। लेकिन अब तो फ़र्क पड़ता है। मैं वही बता रहा हूँ कि एक जो नहीं रहता जनरली, मैं हाँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी एक कहानी है कि हाँ कि मैंने अपनी लाइफ में कष्ट किया। ये सर कहानी एक सूरज की नहीं, लाखों सूरजों की एक कहानी है। बस क्या है कि उनको मौका नहीं मिल पा रहा है कि इस मंच पे आने का। मैं जानता हूँ कि मैं सब लोगों से बात करता हूँ, और मैं बस उनको यही बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो गया वो हो गया, बस आगे का सोचना है। यही मेरा एक रहता है कि आगे सोचो, हो गया वो हो गया। जब तक आप अपने कल को हाथ में पकड़े रहोगे, तुम्हारा आज तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पिताजी इसलिए मना कर रहे थे कि अब नहीं, रहने दो। पिताजी का भी ऑपरेशन ज़बरदस्ती ही करवाया, उनको बहुत कसम खिलाकर बहुत भेजा कि भाई जाओ, क्योंकि नहीं जाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि अब तो कुछ है नहीं, भाई छोटा है तो वो भी इतना समझदार नहीं था जिस समय पर घर में इस तरीके के हादसे हो रहे थे। पापा का ऑपरेशन जुलाई में हुआ, अगस्त में दोबारा जेएनयू का एंट्रेंस आया। तो मेरे पास फ़ोन आया और बोले कि जेएनयू एंट्रेंस का दोबारा आया है, और ये फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री ऑफ जेएनयू कि एक साल में 2 बार एंट्रेंस हुआ है। एंड आई वाज वेरी लकी पर्सन। एंड दिसंबर में मैंने परीक्षा दी, जनवरी में मेरा ये जेएनयू का रिजल्ट आया और मेरा रशियन लैंग्वेज में सिलेक्शन हुआ। द मोमेंट व्हेन आई सी इन द लिस्ट सेलेक्टेड, ऑटोमेटिकली सर यहाँ से आंसू गिरने लगे। पता नहीं क्यों, मैं जनरली रोता नहीं हूँ, मेरे अंदर एक खासियत है कि मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन जब रोता हूँ तो फिर पता नहीं। बहुत तो स्पेसिफिक होता है जब कोई लड़का रो रहा हो, जो प्रेजेंट सोशल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, नहीं, मैं हाँ, मैंने पढ़ा है बहुत जगह के, बोलते हैं कि अगर जैसे कि कहावत जो हमारे यहाँ काफ़ी चलती है कि मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, है ये ना, ये ये बहुत से जो बच्चे एक जो हैं स्टेरियोटाइप क्रिएट किया गया है। हाँ कि मर्द को दर्द होता है। भाई मर्द के पास बैठ के उससे पूछो कि भाई क्या बात है, हाँ। बताएगा, वो भी बताएगा, दर्द उसके पास भी होता है, कोई पूछे तो, है ना। बिल्कुल। तो आप सवाल कंटिन्यू करिए। तो उसके बाद फिर जब आप जेएनयू में आए तो जी। आप यहाँ कोई ऐसा पर्सन जो आपसे मिला, आपको लगा कि हाँ ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा? हाँ, यहाँ आने के बाद में मैं जो पहले पर्सन मुझे मिले, जिनके पास स्पेशली मैं मिलने के लिए आया था, जो लोग जिनके थ्रू मैं जेएनयू आया था, उन्होंने मुझे सबसे पहले डॉक्टर अक्षांश गुप्ता जी के बारे में बताया। मैंने पहली बार ऐसा एक व्यक्ति देखा था जो कि मुझसे उम्र में बड़े हैं, और मुझसे ज़्यादा शिक्षित हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, और लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा मुस्कुराता हूँ। तो सच बोलते हैं लोग। हाँ, मैं आपको बताऊँ, जब आप उनसे मिलेंगे ना, आप उनके डाई हार्ड फैन हो जाएंगे। ये वो कमाल हँसते हैं वो। मैं उनसे मिला तो उनको क्या है कि उनको जब वो बचपन में ही, जब वो 1 साल के थे, तो उनके माइंड में सेरेब्रल पैलिसी हो गया। तो उनके माइंड का कुछ % हिस्सा ही काम करता है, और उनकी बॉडी वो 24 आवर्स व्हीलचेयर पे ही रहते हैं। एंड आप नॉर्मली जब बात करते हैं तो वो उनके वर्ड्स जो वोकैब है वो भी मतलब उस तरीके से नहीं निकल पाते, लेकिन जब आप उनको कंटिन्यूसली आप सुनते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। करेंटली ही इज़ ग्रेट साइंटिस्ट इन जयपुर,
मेरे तो आइडियल हैं। मैं ऐसे पहले पर्सन से मिला, उन्होंने मेरा जेएनयू का जो एंट्रेंस फॉर्म होता है वो फिल किया। देन उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है जेएनयू के लिए। उन्होंने बताया कि करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इनको भी देखना है। तो उन्होंने पूरा एक स्ट्रेटजी मुझे समझाया कि किस किस तरीके से आपको मिलना है, हाँ मतलब ये तैयारी करनी है। देन और भी लोगों से मिला है, तो जेएनयू के मेरे पहले आइडियल डॉक्टर अक्षांश गुप्ता जी रहे हैं। एंड मेरे जेएनयू में सेकंड आइडियल मेरे सर डॉक्टर जीएन कारना, जिन्होंने, वो अभी नहीं है, वो कैंसर के पेशेंट थे, तो शायद 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। उन्होंने मुझे सर वो दिया जो एक इंसान को चाहिए होता है। मैं जेएनयू आया सर, मुझे बहुत लोग ऐसे मिले जिन्होंने बोला कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हम तुम्हें ये चीज़ दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे, परेशान नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना। लेकिन जब मैं सर से मिला और जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा, और देखने के बाद में जो उन्होंने मुझे दिया 5 अक्टूबर को 2018 को, वो मैं आपको बताऊंगा तो आप, उन्होंने मुझे व्हीलचेयर दिया, उन्होंने मुझे पैर दे दिए, एक मोटराइज व्हीलचेयर, कि मुझे अब सेकंड पर्सन का हेल्प नहीं लेना पड़े और मैं चल सकूँ। द पर्सन गिव मी legs टू वॉक टू माई सक्सेस। एंड आई नो सर, आप जहाँ कहीं भी हो, मुझे पता है आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और आप बहुत खुश होंगे। मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूँगा, क्योंकि थैंक यू तो बहुत छोटा है सर, लेकिन मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं जेएनयू में आकर ऐसी ऐसी महान हस्तियों से मिला हूँ। प्रिपरेशन आपने कब शुरू किया? जी, प्रिपरेशन जो है मैंने 2019 में अपना प्रिपरेशन शुरू किया, क्योंकि लाइब्रेरी जाना मैंने 2019 में ही शुरू किया। लाइब्रेरी जाते थे तो वहाँ देखा कि बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। जेएनयू इज़ आल्सो आईएएस फैक्ट्री, यू ऑलरेडी नो। एंड जाना रहता था, तो सीनियर्स भी रहते थे, फ्रेंड्स भी रहते थे, तो मिलना जुलना होता था कि लोग हैं, कुछ यूपीएससी की बातें कर रहे हैं, कोई एसएससी की बातें कर रहा है, कोई हॉवर्ड जाने की बातें कर रहा है, कोई स्टेफन जाने की, तो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। मेरा लाइब्रेरी जाना होता था तो उनसे मेरा बातचीत होता था, तो सब बताते थे कि यहाँ जाएंगे तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, सब अपना अपना बताते थे। लेकिन जब तो यूपीएससी वालों से मिलता था, वो कुछ अलग ही बताते थे। तो यार ये चीज़ थोड़ी सी ठीक लग रही है, ये इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो शुरुआत आपने कैसे की यूपीएससी का, मतलब एनसीईआरटी बुक्स क्या उठाया? तो पहले तो मतलब मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था कि मैं 12th में सीबीएसई बोर्ड से फेल था, और हिंदी बोर्ड से मैंने किया, और चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग तरीके से समझना उस टाइम पे ही दिक्कत था। 5 साल का मेरा जर्नी, फिर इतना बड़े बड़े हाथ से, तो मुझे शुरू से शुरू करना था। मैंने एनसीईआरटी पहले तो लाइब्रेरी में बैठ के 2 बार ऑनलाइन एनसीईआरटी को पूरा पढ़ा कि मैं जानूँ तो क्या लिखा है। मैंने 6th से लेके 12th तक 2 बार एक भी अक्षर स्किप नहीं किया, शुरू से लेकर जहाँ से पहले अक्षर शुरू होता है एन से लेकर और एंड तक, यहाँ पे नंबरिंग रहता है बुक पर, वहाँ तक सर मैंने हर एक किताब को पढ़ा 2 बार। और 2 बार किताब पढ़ने के बाद में इधर हमारे कैंपस में प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया था। हाँ। प्रोटेस्ट के चलते लोगों से मेरा बातचीत होना शुरू हुआ, तो मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी। जब पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो मैंने जानने की कोशिश की कि ये क्यों है झगड़ा, राजनीतिक झगड़ा क्यों है। तो इसके बारे में जब अलग अलग लोगों से बात की, प्रोफेसर्स लोगों से बात की, समझा, जाना, और तब उन्होंने चीज़ों को एक उस तरीके से मुझे समझाया कि मुझे एक पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ है, और ये क्यों है, उसके भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाई। तो एक वो मूवमेंट का जो था प्रोटेस्ट, उसका इम्पेक्ट काफ़ी मेरे पर हुआ। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती गई कि एनसीईआरटी तो पढ़ के रखी थी, तो मेन चीज़ें
जो है वो माइंड में है। वो टेस्ट इतने बड़े बड़े पड़े हमारे, जो आप तो यू आर ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री टीचर, बिल्कुल। तो आपको पता ही है कि कितने बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए हैं। तो जब जेएनयू में प्रोटेस्ट होता है तो हर मूवमेंट की चर्चा होती है, क्योंकि सबके यूनिक यूनिक आइडियल्स हैं, होने चाहिए। गुलदस्ते में एक रंग के फूल क्यों क्यों चाहिए? मुझे तो रंगीन चाहिए ना गुलदस्ता। बिल्कुल। हर विचारधारा के लोग हैं, है ना? तो वो उस मूवमेंट ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। उसके बाद में कोविड का टाइम, उस समय महामारी थी, इतनी महामारी थी कि मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि अगर ज़िंदा ही नहीं रहोगे तो बन के क्या करोगे? बिल्कुल। तो मुझे लगा कि वो बहुत गंभीर है। फिर मैंने जो एनसीईआरटी की किताबें ऑनलाइन अमेज़न से मंगाई हुई थी, मैंने सारी पैक की और उसी समय अपने फ्रेंड को कॉल किया, वो कार लेके आए और हम सीधा घर के लिए निकल गए। घर जाने के बाद सर, मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता हूँ। पिताजी मेरे मज़दूरी करते हैं, एक छोटी-सी दुकान है, वहाँ पर एक सिलाई की मशीन लेकर बैठते हैं। उन लोगों का कपड़े फट जाते हैं या साड़ी पे फॉल है या पीको है, तो यही मेरे पिताजी का काम है और यही हमारा दिनचर्या है रोज़ी-रोटी का। पिताजी की हालत ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो कोविड के समय में, अब इसी महामारी में लोग अपनी जान बचा रहे हैं, उस समय पर अपने कपड़े सिलवाने कौन आएगा? और कोई कॉन्टैक्ट से बच रहा है। जी। दूसरी चीज़ कि घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमज़ोर है। मेरा ग्रेजुएशन भी उस टाइम पे कंप्लीट नहीं था। उस टाइम पे जब मैं घर गया और कोविड के समय में कभी-कभी सर ऐसा हुआ है कि कुछ नहीं आ रहा दुकान पे। हाँ, होता है भाई, कपड़े सिलवाने कौन आएगा? लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में जो सेविंग्स हैं जो थोड़े बहुत, वो कंटिन्यूअसली 8-10 दिन तक चल गई, फिर उसके बाद क्या? तो मैंने ऐसे मोमेंट्स को देखा और उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं सूरज, अब टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि हाँ, 2 बार में नहीं तो 3 बार में, 3 बार में नहीं तो 4 बार में, तो उस पे स्पीड से चलना पड़ेगा। स्ट्रेटजी उसी पे काम करेंगे लेकिन स्पीड से करेंगे। कोई पता नहीं है, यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम। जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक आप श्योर नहीं हो सकते। बिल्कुल। जब तक फाइनल रिज़ल्ट आपका नहीं आ जाए, आप श्योर नहीं हो सकते। इस मोमेंट को मैंने फ़ील किया है, इसलिए मैं जानता हूँ। कोविड के बाद से जब कैंपस आया सर, तो एक अलग जुनून था। जुनून ये था कि अब यूपीएससी तो देना ही है, क्योंकि अब जॉब तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं वो फ़ेज़ देख के आया था। अगर दो और उस समय न्यूज़ेज़ ये चल रही थी कि कोविड कब तक चलेगा पता नहीं, और कितनी बार चलेगा ये पता नहीं, और ऐसा हमने देखा भी। कोविड के बाद में कोविड आया, फिर ओमिक्रॉन आया और फिर 4-5 वेव्स आए भी। तो मेरे अंदर डर था कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मेरी फैमिली का क्या होगा, जो कि मेरे भरोसे है। अब सर, उस एग्ज़ाम को समझने के लिए मुझे उस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी था। मैं जानता था कि मैं अभी उतना प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दे पाऊँ। उसके बावजूद भी मैंने जितना प्रिपेयर मैं कर सकता था, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता था। क्या पता कि उसी में ही हो जाता। 2 सवाल हैं, अगर 2 सवाल मैंने देखे और मुझे लगा कि नहीं, ए नहीं बी होना चाहिए, और मेरे मन में आ रहा है, आँखें बंद कर रहा हूँ बी, तो मैं बी मार दिया। क्या पता कि भगवान भी सुन ले कि ठीक है चलो तुम्हारा भी बी हो जाए, है ना? तो इस तरीके से जो सही है, मैं वही बात आपको मतलब बता रहा हूँ। तो वहाँ का माहौल मैंने समझा, क्या माहौल है। एग्ज़ाम दे के आया, मेरे दोस्त यहाँ रूम पे ही वेट कर रहे थे कि कैसा गया, कैसा गया। मैंने पेपर को अपने बैग में, फाइल में ही रखा और फाइल को अंदर रखवा दिया। हम लोगों ने आराम से बातें की, पार्टी की, एंजॉय किए, घूमने गए बाहर। सुबह आके मैंने अपना लगाया, देखा, और मुझे पता था कि नहीं होगा, तो मैंने फिर पूरा एक स्ट्रेटजी बनाया अपना प्री का। मेरा जनरली जो भी रहता मैं लिख लेता हूँ, तो मेरे बुक्स वगैरह, चार्ट वगैरह मैं बनाता रहता हूँ। तो मैंने प्रॉपर कॉपी खोल के पहले ये देखा कि मैं कितने सवाल आए, उसमें मैंने कितने सही टिक किए, कितने गलत टिक किए। एक-एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया कि मैंने इसका ये टिक क्यों किया और ये क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ दिया था उस टाइम पे। प्रॉपर एनालिसिस करके मैंने स्ट्रेटजी बनाया कि हाँ, मुझे इकोनॉमी पे काम करना है, इकोलॉजी पे काम करना है, पॉलिटी पे काम करना है। मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के मैंने एनसीईआरटी को फिर नहीं पढ़ा, क्योंकि घर पे कोविड के टाइम में 2 बार घर पे एनसीईआरटी वहाँ भी मैंने पढ़ ली थी। फिर मैंने रेफ़रेंस बुक उठाए और रेफ़रेंस बुक को एक-एक करके
टाइम स्लॉट बना के सेंटर भी जाना है, वापस नहीं आना है, लाइब्रेरी भी जाना है, दोस्तों से भी मिलना है, घर पे भी बात करनी है। लेकिन घर पे मैंने जब तक नहीं बताया था, जब तक मेरा पहला प्री नहीं निकला था। तो और मैं कंटिन्यूसली लगा हुआ था, मैंने सारे रेफरेंस को प्री से 1 महीने पहले तक कंप्लीट किए। तब मुझे लगा जो जो मैंने प्री दिया है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका? हाँ, उस टाइम तक जब वो 1.5 महीने पहले तक मैंने अपने आप का एनालिसिस किया, मुझे लगा कि हाँ, नाउ आई एम प्रिपेयर टू हैंडल दैट प्रेशर। फिर सर मैंने मॉक्स लगाना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो ऊपर मॉक्स रखे हुए हैं मेरे। बहुत सारे हैं। हाँ, तो मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स मंगाए, जो कि मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किए। तो मैंने उन मॉक्स को लगाना शुरू किया। तो मैंने एक प्रॉपर टाइमिंग बनाया कि मुझे एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे बैठना है, 2 घंटा 40 मिनट प्री के एग्ज़ाम में, क्योंकि 2 घंटा तो टाइम होता ही है। एंड अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो लोग स्क्राइब यूज़ करते हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते पर आवर। तो मुझे 2 घंटे 40 मिनट का समय था। मेरा डेली का अलार्म सेट रहता था, वो घड़ी है तो अलार्म सेट रहता था कि मेरा 11:40 पे ये बज ही जाएगा। 9 बजे उठा हूँ, नहाया धोया, क्योंकि उस समय ऑनलाइन चलता था। तो ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं और इधर अपना मॉक भी लगा रहे हैं। मतलब 9 से 11 का टाइम आपने वही लिया जो एग्जाम का टाइम जो होता है? एग्ज़ाम का टाइम है। और मेरा डेली का नियम था, सुबह उठना है, नहाना धोना, 9 बजे यहीं बैठ जाना है और 2 घंटा 40 मिनट में ही मुझे 100 क्वेश्चन टिक करने हैं और उसमें अपना एक्यूरेसी देखना है कि कितना एक्यूरेसी आ रहा है। स्टार्टिंग में मेरा एक्यूरेसी 15 था और जब मैंने प्री का 5 जून को जब परीक्षा दी, उससे 3 दिन पहले जब मैंने प्री लगाया था, उसमें मेरा एक्यूरेसी रेट 32 to 35 आने लगा। तो मैं श्योर था कि हाँ, नाउ आई एम रेडी टू फेस द एग्ज़ाम। एंड मन में था कि हाँ, अगर नहीं होगा तो इस बार भी गलतियाँ, स्टडी तो सेम ही है ना, नहीं होगा तो फिर से गलतियाँ एनालाइज करेंगे। और मैं 2 जून तक ही मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं 3 जून को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए गया और मूवी देखने के बाद में फिर हम लोग इंडिया गेट भी गए, वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाई, रात भर हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। और 4 तारीख को मैं आया सुबह और पूरा दिन सोया हूँ, पूरी रात सोया हूँ। 5 तारीख को सुबह उठा, नहाया धोया और भगवान को यूँ आशीर्वाद लिया। मैंने बोला कि अब जा रहा हूँ, आप भी साथ चलिए, आपका आशीर्वाद रखिए। एक नई सोच के साथ मैं जा रहा हूँ। मैं परीक्षा देने गया, पेपर देखा, बहुत सवाल बनते चले गए। रूम आया, मुझे पर क्योंकि एग्ज़ाम मैं दे के आया हूँ तो मुझे पता है। मैं आया तो मैं खुश था, तो दोस्त लोग भी सब खुश थे। फिर मैंने पेपर को रखा, हम लोग आराम से एंजॉय किए, सब लोग साथ में मिलके चाय वाय पिए। देन सुबह मैं आराम से उठा, नहाया धोया, पेपर देखा, मिलाया और मैंने मैच किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट आ ही गए थे जब तक, तो मैच किया। तो मेरा सिलेक्शन जो कट ऑफ था उससे मैंने कंपेयर किया, तो मुझे लगा कि हाँ, कट ऑफ से मेरे क्रॉस कर रहा है। जो सीसेट में मेरे 4 नंबर ज़्यादा हो रहे हैं और जीएस में शायद 6 नंबर ज़्यादा हो रहे थे। तो कट ऑफ से मेरा ज़्यादा था नंबर, तो फिर मैं श्योर हो गया। लेकिन अब मेरे को ये था कि अब मेंस के लिए पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा, फिर एक दूसरे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ी आपको? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं पहले सीधे हाथ से लिखता था, तो और एक्सीडेंट के बाद से मैंने दाहिने हाथ से लिखना शुरू किया। तो अभी मैं लिखता हूँ, लेकिन उस स्पीड से नहीं लिख पाता हूँ। तो जब भी मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ, मैं राइटर यूज़ करता हूँ, जिसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, वो सारे फुलफिल होते हैं। और जिस भी एग्ज़ाम में मैं जाता हूँ स्क्राइब लेकर, वहाँ पे एक इन्विजिलेटर होता है जो इंश्योर करता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही राइटर लिखे। तो मैं कहा था कि आप जब अपने मेंस के प्रिपरेशन में हाँ, रहते हैं तो जब सुबह हुआ देखा तो मुझे पता था कि प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन के लिए सितंबर में एग्ज़ाम था, 15 सितंबर से शायद एग्ज़ाम थे, ठीक है, 15 या 17 डेट्स मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो मेरे पास सितंबर तक का टाइम था। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 15, ओवरऑल मेरे पास 100 डेज़ थे कि 100 डेज़ के बाद मेरा मेंस का एग्ज़ाम है, वो मुझे लिखना है। क्योंकि पहला सीढ़ी पार हुआ है, और पहला सीढ़ी जब पार हुआ था तो मैंने घर पे भी घूम के आया था उस टाइम पे, क्योंकि सर उस समय मुझे मजबूती चाहिए थी, माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए था।
मैं गया घर पे जाके मम्मी पापा को बताया कि मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और प्री का पिछली बार दिया था तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बार में सिलेक्शन हो गया है। और आशीर्वाद भी लिया, उनको एक उम्मीद भी दी कि जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो भी काम थे वो करवा के फिर मैं वापस आया हूँ। 10 या 11 जून को मैं वापस आ गया था 5-6 दिन रुके। फिर मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई कि अब 100 डेज में क्या करना है, क्योंकि अब यही 100 दिन है। मैंने एक फ्रेंड्स हैं हमारे, जनरली जो भी फ्रेंड्स रहते हैं जो लोग प्रिपरेशन में हैं, हम सब लोग बैठे और हम सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके की स्ट्रेटजी बनाई कि हाँ पॉलिटी है, पॉलिटी में इतने चैप्टर्स हैं और हम इन चैप्टर्स में क्या क्या रिवाइज करेंगे। पॉलिटी को 3 से 4 दिन में पढ़ना है, इकोनॉमी को 8 से 6 दिन में पढ़ना है। हमने हर सब्जेक्ट का एक स्ट्रेटजी बनाते चले गए। और जो मेरा धीमे धीमे धीमे, और जनरली मेरा क्या था कि मुझे बोलना है, मुझे पता था लिखना नहीं है, तो मुझे सिर्फ बोलना था। तो मैं बुक्स की गो थ्रू रीडिंग मारता चला गया। मैंने हर रेफरेंस बुक जो भी मैंने पढ़ रखी थी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन रेफरेंस बुक का मैंने टारगेट बनाया था कि मैं 60 दिन में जो प्रॉपर है पूरा, इसको मुझे कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ मुझे ऑप्शनल भी देखना है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि सर मेरा सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है। ओके, और ऑप्शन सोशियोलॉजी है। ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है, तो पहला प्री नहीं हुआ था तो मुझे नहीं लगा था कि सेकंड प्री हो जाएगा, 2-3 साल तो लगते ही हैं। तो मेरा मतलब ये प्लान था कि सेकंड में भी मैं उतना प्रिपेयर नहीं था, प्री दे दूँ। तो ये था कि इस बार प्री देंगे और अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे, क्योंकि अब मुझे एनसीईआरटी दोबारा नहीं पढ़नी, रेफरेंस बुक को इतना ध्यान से नहीं पढ़ना है, सिर्फ न्यूज़पेपर को ही फॉलो करना है। तो फिर हम सोशियोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, फिर दोबारा से होगा तो एंड टाइम में फिर से सारा रिवाइज कर लेंगे। तो ये मेरा प्लान था। अब प्री हो गया तो सोशियोलॉजी भी लेके चलना है। देन अब तो 100 ही दिन है, इधर भी पूरा करना है, इधर भी पूरा करना है। मैंने फिर नोट्स मंगाए ऑनलाइन, बुक्स मंगाए सोशियोलॉजी की, एंड सब पहली बार मैंने अपने प्री के रिजल्ट के बाद में सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया। तो मतलब वही गैप था जिसमें आपने अपना ऑप्शन प्रिपेयर किया। हाँ, तो आपको मैं बताऊं कि मैंने सेंटर तो 9 से 1 जाना है ही, उसके बाद में आना है तो मेरे रूम पे खाना पहले से मुझे तैयार मिलता था। खाना खाया और खाना खाने के बाद में थाली नीचे रखा और मैं आधा घंटे के लिए लेटा, आराम किया, जो थकान शरीर में रही। उसके बाद उठा और बैठा। तो मेरा ये शेड्यूलिंग था कि खाना खाने के बाद से दिन में मैं बैठूंगा और जब तक शाम का खाना आएगा रात का, तब तक मुझे सिर्फ सोशियोलॉजी ही पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी ऑप्शनल। और खाना खाने के बाद में 1 घंटा दोस्तों को टाइम दूंगा, आराम से घूमूंगा फिरूंगा, घर पे बात करूंगा और करीब 10 बजे के समथिंग मैं पढ़ने बैठूंगा। 2 घंटे का मैं उस समय ब्रेक लेके फिर जो मेरे रेफरेंस बुक है इनको मुझे स्पीडी निकालना था, जनरल स्टडीज। हाँ, तो मेरा जनरली फ्रेम रहता था कि मैं 10 बजे बैठता था और 1:30, 2 ये मेरा टाइम फ्रेम था कि जो भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ। तो अब उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 2:45 भी बज गए कि चैप्टर तो कंप्लीट करके उठना ही है, तो 2:45 भी बज गए। तो ये मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई और मैंने सोशियोलॉजी के जो नोट्स मंगाए थे ऑनलाइन, मैंने वो पढ़े। फिर मैंने ऑनलाइन ही प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सोशियोलॉजी के 1 एंड 2 इसका पूरा बुक मंगाया। उस बुक को सर मैंने 3 बार पढ़ा है। 200 पेज की बुक को मैंने 3 बार पढ़ा है और बहुत स्पीड। पहली बार मैंने उसको आराम से पढ़ा, आराम से। सेकंड बार में थोड़ा स्पीड से, थर्ड बार में तो मैंने उसको इस स्पीड से मैंने सर कवर किया है कि 3 दिन में वो मैंने बुक ख़त्म कर दी उस स्पीड से पढ़ के। मैंने अपनी मेंस की परीक्षा दी, पेपर अच्छे जा रहे थे, लेकिन डर भी था कि आंसर तो सभी लिखते हैं, है ना। और उसको कहते ही है जनरल स्टडीज़, तो जनरल बातें ही हम लिख के आते हैं। तो मन में डाउट था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, एग्ज़ाम्स में भी कंफर्म नहीं हो सकते ना सर कि मतलब कितने नंबर आएंगे। तो था, फिर इधर मुझे रशियन लैंग्वेज को भी कंटिन्यू रखना ही था, क्योंकि बी प्लान बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको अपना अगर ए प्लान सक्सेसफुल करना है तो आपको अपने बी प्लान को पहले मजबूत करना होगा, क्योंकि आपका बी प्लान ही आपको ए के लिए ताकत देगा, जो बैकअप देगा आपको। ठीक है, तो मैंने रशियन लैंग्वेज को भी मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद में मैंने 4 से 5 महीने जो भी मेरे रशियन में थे उनको
कवर करता चला गया। तो मैंने रशियन लैंग्वेज और इधर रेफरेंस बुक सर मैं कंटिन्यूअसली पढ़ता चला गया और उनके साथ में, क्योंकि मुझे पता था मुझे रेफरेंस बुक हर जितनी ज़्यादा बार मैं पढ़ लूँगा उतनी ज़्यादा क्लैरिटी से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो इस बीच में मैंने अपने रशियन लैंग्वेज के साथ साथ ये भी किया और जीआरएफ का प्रिपरेशन भी किया। और फरवरी में यूपीएससी से नोटिफिकेशन आया था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ एरर है। तो मैं घर भी गया उस बीच में और वहाँ जाकर वहाँ के ऑफिसर से जब मैं मिला तो मैं उस समय वो मेरे लिए जाना और मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये दोनों अपने आप में आप समझ रहे हैं कि सर उस समय जब मैं गया जो मैंने वहाँ देख के सीखा उसने नई एनर्जी दे दी। उसने नई एनर्जी दे दी। हम अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, एक कमरा है बंद है पढ़ रहे हैं, मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ। लेकिन उस मोमेंट पर जाना और उस माहौल को देखना और समझना ये मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा। मैं काफ़ी ऑफिसर से मिला एंड उन लोगों ने मुझे काफ़ी रेस्पेक्ट दिया और मेरा जो भी काम था उसको उन्होंने अपने अंतर्गत दिखवाते हुए जल्द से जल्द उसको पूरा करवाया। और वहाँ से मैं वापस आया। वापस आने के बाद मैं मार्च में जीआरएफ का एग्ज़ाम था तो मैंने जीआरएफ का एग्ज़ाम दिया। नहीं, फेब में ही एग्ज़ाम था तो 22 फेब को आई थिंक एग्ज़ाम था। 22 फेब को मैंने एग्ज़ाम दिया और 24 मार्च को मेरा जीआरएफ का रिजल्ट आया। तो देखा कि हाँ हाँ, तो उसमें लिखा था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीआरएफ क्लियर। ये तो ऐसे पलटने वाली बात थी। एक एस्पिरेंट जो एक स्टूडेंट जो कभी 12th में फेल हो रहा हो एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, और वो बैक टू बैक अचीव कर रहा हो, तो ये अपने में बहुत अच्छा। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आपकी प्रिपरेशन में ऑनलाइन स्टडीज़ का एक बड़ा हिस्सा रहा, आप उनको एक्सेस करते रहे। तो इन बिटवीन आपका सामना ओनली आईएएस के साथ कब हुआ? ऑनलाइन प्रिपरेशन में एडिटोरियल्स या किसी भी जी करंट अफेयर्स वगैरह? एक्चुअली क्या था कि आपको मैं बताऊं, जब मेरा मेंस में रिजल्ट आ गया हाँ, तो उस समय तक तो मैं ये न्यूज़पेपर ही फॉलो करता था जो मेन मेन हेडलाइंस है। जब रिजल्ट आने के बाद में अब मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना था और इंटरव्यू की सबसे अच्छी बात ये कि आपको सिर्फ बोल के बताना है और आप बोलेंगे जब आपको पता रहेगा, जब आप सुनेंगे और समझेंगे। तो जनरली मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था जो आपका चैनल है ओनली आईएएस जी जो भी है, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि बोला कि आप इसको ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए स्पेसिफिक टाइम निकालो, कभी आधा घंटे का होगा, कभी 40 मिनट का होगा। तो मैं अगर बैठा हूँ खाना खा रहा हूँ और मैंने चालू करके फ़ोन में रखा हुआ है तो एक अपडेटेड रहता हूँ। मुझे पता है कि न्यूज़पेपर तो मैं फॉलो किया ही हुआ हूँ लेकिन वो भी चल रहा है तो हाँ सुनते रहेंगे। और उसके अलावा भी मैंने बहुत लोगों के ऑनलाइन मैंने बहुत लोगों को फॉलो किया है। उनमें से वन ऑफ द आइडियल ऑफ एवरी एस्पिरेंट विकास कीर्ति सर है ना, वेरी रेस्पेक्टफुल पर्सन फॉर मी, सभी लोगों के लिए वन ऑफ माय आइडियल। तो मैंने सभी को फॉलो किया है और सभी का कुछ ना कुछ कंटेंट जहाँ जैसा मिलता गया, जैसा समझ में आया कि अगर पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है तो यूट्यूब पे डाला और जिस चैनल पर मुझे उसका कंटेंट अच्छा लगा मैंने उस कंटेंट को एक्सेस किया है। और ये मेरे लिए अच्छी बात ये है कि मैंने जो भी कुछ कंटेंट एक्सेस किया वो सारा फ्री में अवेलेबल था। हाँ, एंड ये सिर्फ कंटेंट मुझे नहीं हेल्प कर रहा है, ये उन हज़ारों लाखों विद्यार्थियों को हेल्प कर रहा है कि जिनके पास पैसा नहीं है। वो सर मैं देखता हूँ पढ़ने की स्पिरिट अननोटिस में कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। हमारे जेएनयू में एक अननोटिस सेंटर है तो वहाँ जो स्टाफ के बच्चे हैं, जो कर्मचारियों के बच्चे हैं, तो वो पढ़ने आते हैं। अब सर उनके पास वो दिल्ली जैसी जगह पर रहते हैं, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो बच्चों को एक बेटर एजुकेशन दे पाए। तो अब मैंने उन बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया है तो मैं जानता हूँ उनका कैसे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो उनको मतलब जो ऑनलाइन एजुकेशन है अब उनके पास तो इतना रिसोर्सेज है नहीं, तो दे कैन यूज़ यूट्यूब, दे कैन यूज़ गूगल, उससे वो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सेशन के एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आना चाहता हूँ। जी। इस बार का जो पेपर रहा वो एस्पिरेंट के लिए मोर एंड लेस बाउंसर जैसा रहा। जी। और कई सारे एस्पिरेंट उसको लेकर थोड़ा शॉक में हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, इस पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करें। आपका क्या सजेशन या गाइडेंस होगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार के पेपर को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड? देखिए,
सबसे पहले तो डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने क्या टिक किया था, बिल्कुल। क्या नहीं किया था, हम्म, और आप ये भी जानते हैं कि आप कितना प्रिपेयर थे, कितना प्रिपेयर नहीं थे। हम्म, तो हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जब आंखें बंद करके जब खुद से बात सेल्फ करूँगा इवैल्यूएशन ओरिजिनल होता तो है। मैं वहाँ पर आपको झूठ नहीं बोल सकता। हम्म, वहाँ मुझे पता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये हम्म, बात सिर्फ मैं जानता हूँ। हम्म, और सही गलत क्या है ये भी हम ही डिसाइड करते हैं कि सही है गलत है। इस बार अगर रिजल्ट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बुरी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको एक्चुअली में चाहिए क्या। बहुत से लोग मैंने देखे होंगे कि हम उनको सब कुछ चाहिए, सब कुछ सबको नहीं मिलता। ये बहुत पॉइंट कुछ वाली को बात है। कुछ ही मिलता है और कुछ करने से मिलता है। जो रिजल्ट आया, आप लोग एग्जाम जो लोग भी दे के आए हैं जो भी एस्पिरेंट तो एग्जाम ऑलरेडी आपको पता है कि आप क्या करके आए हैं। हम्म, तो मेक श्योर यू मेक योर स्ट्रेटजी, कि आपको जिन लोग आगे जा रहे हैं मेंस लिखने के लिए तो वो अपना एक स्ट्रेटजी बनाएं। आंसर राइटिंग कंटिन्यूसली करते रहें, ऑप्शनल पेपर कंटिन्यूसली अपने देखते रहें, और एक स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको एग्ज़ाम में 9 से लेकर 12 बैठना है और 2 से लेकर 5 बैठना है। तो आपको लगातार 6 घंटे बैठ के सिर्फ लिखना है। तो वो 6 घंटे सर लिखने के लिए 5 दिन लगातार आपको आज ही से रोज़ 8 घंटे लिखने की ताकत डालनी होगी, मेहनत करनी होगी। मेहनत करके। मैं सर आपको एक स्टोरी है जो कि मैंने सुनी हुई है, मैंने कहीं पढ़ी नहीं, कि अब्राहम लिंकन जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके बारे में कही जाती है कि जब उनसे किसी ने पूछा कि एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे लगते हैं और एक पेड़ को 6 घंटे में काटा जाएगा, तो आप इसको किस तरीके से काटेंगे, क्योंकि उसको काटने में 6 घंटे ही लगेंगे। तो मुझे उनकी वो बात काफ़ी खूबसूरत लगी। तो उन्होंने बोला कि मैं 4 घंटे पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार को पहना करूँगा, फिर 2 घंटे में पेड़ काट दूँगा, 6 घंटे काटूँगा। मतलब एग्जाम के आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको इकोनॉमी कितना तैयार होनी चाहिए, ये आपको पता है कि आप कितना जानते हैं और कितना करना है। गाइडेंस के लिए आज के समय में काफ़ी यूट्यूब चैनल से देखिए, आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके पास 50 जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और मैं खुश हूँ कि आज ऑनलाइन कंटेंट इतना फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैं ये भी इंश्योर करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो कंटेंट पेड भी रहेगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि आने वाले समय में जो भी बच्चे रहें जो कि ज़रूरतमंद हैं तो उनको आपका कोर्स जो है वो फ्री में मुहैया करवाया जाए। ओनली आईएएस हमेशा से बहुत सारे फ्री मटेरियल के लिए फेमस रहा है। हमारी उड़ान और प्रहार की जो सीरीज आती है क्वालिटी कंटेंट वो फ्रीली अवेलेबल रहता है। तो प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मींस ओनली आईएएस हमेशा से फ्री प्रोवाइड करवाता रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो आपकी जो स्टोरी रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और जो सबसे इंस्पिरेशनल पॉइंट है वो ये है कि कोई भी ऑड इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो आपकी सक्सेस के आड़े आ जाए। मतलब इतना तो मुझे लगता है कि आपसे इंस्पिरेशन ले लेनी चाहिए एस्पिरेंट्स को और सीख लेना चाहिए कि वो किसी भी ऑड को क्रॉस करके अल्टीमेटली सक्सेस अचीव कर सकते हैं। नथिंग कैन बार देम। हाँ देखो, ये अच्छी बात है, सबको पता है ऐसा सर। मुझे मेरे पूरे जीवन में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिससे मैंने बोला हो कि चोरी करना अच्छी बात है बुरी बात है। तो हर किसी ने यही बोला कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, दे आर नॉट एक्सेप्टेड दैट। हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो उससे मैं खुश हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा कार्य किससे छोटा है या किससे बड़ा है। मेरा कार्य मेरे लिए सराहनीय है। अगर मेरा कार्य मेरे लिए सराहनीय है और जो आप कार्य कर रहे हो उससे खुश नहीं तो आप वो कीजिए जो आपको सराहनीय लगे, जिससे आपको सैटिस्फैक्शन। मुझे लगा कि आईएएस बनना मेरे लिए सराहनीय होगा, मैंने वो रास्ता चुना, एक स्ट्रेटजी बनाई। अब समझदार हैं, आपको कोई समझा नहीं सकता। बिल्कुल हम मैच्योर हैं। आप अगर आपके दिल में एक आईएएस बनने का या कुछ करने का जज्बा है तो इसका मतलब आप समझदार हैं। और जब आप समझदार हैं तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। आपको लॉजिकल क्या बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, हाँ लॉजिकल एंड रीजनेबल जो भी है वर्ड्स, हाँ जो कैपेबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए, है ना।
तो आप खुद पहचान जाओगे कि आप क्या हो, एंड मेक योर वे एंड गो थ्रू, एंड सक्सेस तो यार सामने खड़ी है। सक्सेस आपका ताज लेकर इंतजार कर रही है, वो ताज जिस पे कोहिनूर लगा हुआ है। बस आपको उसे अचीव करने बस के लिए अपना ट्राई करना सिर का साइज तो बनाओ, मेहनत इतनी करो कि आपका सिर उस ताज में फिट हो जाए। है। ये आपने और बहुत बड़ी बात जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर का प्रकृति है कि उस ताज के बराबर हो जाना, और वो ताज की प्रकृति है कि आपके सिर के साइज का हो जाना। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कब उस ताज को अपने सिर पर रखते हैं। तो हम बहुत ऑनर्ड रहे कि आपसे आज जी, मिलने जी। का मौका मिला और जी। आपके थ्रू हम एक मीडियम बन सके स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। जी, जी, जी। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये गाइडेंस है, आपकी जो इंस्पिरेशन है, वो स्टूडेंट्स को उनकी प्रिपरेशन में स्ट्रांग बनाएगी और हेल्प करेगी। जी, जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप दी और गाइडेंस दिया। जी, जी। थैंक यू। थैंक यू सर।